नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग अप्रैल मंथ में सेकंड वीक जो है उसको कवर करने वाले हैं। पीआईबी की इंपॉर्टेंस आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीआईबी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके किसी भी एग्जाम जिसमें प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, वहां पर आप लोग की हेल्प करता है। इसके साथ में ही अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी भी आंसर को अगर एनरिच करना है, पीआईबी को रेफरेंस के तौर पर काम में लीजिए, आप लोगों को जबरदस्त जो है वो मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए क्विज भी जो है वो जल्द यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए शुरू होने वाले हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022 की, क्या हुआ, कौन कौन से राज्य जो हैं उनके अंदर न्यायिक व्यवस्था कैसी है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर जो है वो अब इंडिया बनने वाला है 2026 तक। तो देखेंगे कि क्या इसमें अपडेट है। इंडिया और भूटान के रिलेशंस में क्या बदलाव आए हैं, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। स्टैंड अप इंडिया के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है वो हम लोग देखेंगे। सरकार एक्वा कल्चरल बिल जो है वो पेश कर रही है ना। तो एक्वा कल्चर जो बिल है वो अब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्या है इस बिल के अंदर वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है। बात करेंगे आईजेआर 2022 की सिग्निफिकेंस और नेशनल डेफिसिट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसका 3rd एडिशन रिलीज किया गया है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका एमर्ज एट द टॉप अमॉन्ग द 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स, यानी कि लगभग हम लोग 18 बड़े और छोटे मध्यम जो राज्य हैं उनके अंदर देखें तो कर्नाटका जो है वो सबसे टॉप पर रहा है न्यायिक व्यवस्था के अंदर। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें या फिर हम लोग जो जितने भी केस वगैरह होते हैं इसके निपटान की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर यहां पर गेन कर चुका है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जरूर याद रखना। सबसे पहले देखिए आप लोग, रिपोर्ट जो है 2019 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही शुरू किया गया था। टाटा ट्रस्ट वही कंपनी है, यानी कि टाटा कंपनी के द्वारा ही आप लोग को पता है कि न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो भी बनाई जा रही है। और अब जो है इसका 3rd एडिशन रिसेंटली जारी कर दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो दिखाती है कि किसी भी राज्य के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या राज्य के रैंक है। जैसे हम लोग बात करें 4 जो है इसके पिलर्स हैं। जैसे हम लोग बात करें कि पुलिस सिस्टम कैसा है, वहां पे प्रिजनर्स कैसे हैं, जुडिशरी कैसी है और लीगल जो है यानी कि कानूनी सहायता जो है वो कैसी वहां पर दी जाती है। इन आधारों पर हम लोग न्यायिक प्रणाली का जो है जिक्र करते हैं, उसका आकलन करते हैं। जैसे अब हम लोग बात करें कि न्यायिक राजधानी की हम लोग बात करें, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया की न्यायिक राजधानी कौन सी है तो मैक्सिमम टाइम जो है आप लोगों के जबान से यही निकलेगा कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है तो न्यायिक राजधानी भी हम लोग उसी को ही कहते हैं, है ना। और बेसिकली जैसे हम लोग कहें कि पूरे इंडिया के अंदर जैसे तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना हैदराबाद वगैरह, यहाँ पर बहुत सारा जुडिशियल रिफॉर्म हम लोग आए दिन जो है वो देखते हैं। तो प्रत्येक स्तंभ का विश्लेषण बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, बुनियादी ढांचे और राज्य ने अपने घोषित मानकों और बेंचमार्क के प्रति रुझान के माध्यम से जो है इसको किया है। मतलब इसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। आईजीआर 2022 देश में 25 राज्य मानवाधिकार आयोग की क्षमता का भी अलग से मूल्यांकन करता है। तो बेसिकली ये जो जस्टिस रिपोर्ट है इसके अंदर मानवाधिकार आयोग जो है इनकी कैपेसिटीज का भी यहाँ पर आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप लोग को याद रखनी है। अगर हम लोग पूरी रिपोर्ट के बारे में देखें तो कर्नाटका जो है उससे तो टॉप किया ही है। आउट ऑफ 10 स्कोर आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटका ने 6.38 जो है ये स्कोर किया है। उसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, और तेलंगाना का ही हम लोग क्या कहते हैं न्यायिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और फिर गुजरात आप लोग देख सकते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये तमाम स्टेट्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि टॉप 10 के अंदर ये हैं। 10 में से स्कोर जो है वो इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लगभग 18 जो राज्य हैं इनको यहाँ पर स्टडी किया गया, जहां पर लगभग पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन के ऊपर है। 7 इसमें छोटे राज्य हैं जहां पर 10 मिलियन तक जो है वो पॉपुलेशन है। इंडिकेटर जो है वो लगभग कितने हैं, यहाँ पर 102 इंडिकेटर्स पर इनका आकलन किया गया है। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी 2019 में जारी की गई थी, सेकंड रिपोर्ट जो है वो 2020 में, और थर्ड रिपोर्ट जो है वो आई है 2022 के अंदर। 2021 की जो है वहां पर स्किप की गई है। तो 2019 आप लोग याद रखिए, 2020 याद रखिए और 2022 के अंदर। ठीक है,
तो 2021 की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर स्किप हुई थी। ओके, तो ये जो चीज है आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो मीडियम जो स्टेट्स हैं या फिर बड़े स्टेट्स हैं उसमें यूपी जो है वो क्या रहा है, सबसे निचले पायदान पर रहा है। यूपी की न्यायिक व्यवस्था आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा लचर व्यवस्थाओं में हम लोग कह सकते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा जो विद्यार्थी यूपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन यूपी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कानून तक बात नहीं पहुंच पाती, बहुत सारा जो है वहां पर कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि विवाद जो है वो कोर्ट के बाहर ज्यादा देखे जाते हैं, कोर्ट के अंदर विवाद जो है वो कम होते हैं वहां पर। ठीक है, गोवा जो है वो छोटे राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है, 7वें रैंक पर है ना। 7 राज्य हैं छोटे राज्यों के अंदर और 18 जो है बड़े राज्यों में है। तो बड़े राज्यों में यूपी सबसे नीचे है, गोवा जो है सबसे लास्ट में है। जबकि गोवा को हम लोग कहते हैं कि यार डेवलप्ड जो है वो स्टेट है और काफी ज्यादा इसने ग्रो किया है, कॉमन सिविल कोड इसने लागू किया, लेकिन जो है अब लास्ट में है ना। करे तो क्या करे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि गोवा सबसे लास्ट अंतिम पायदान पर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो मेनली यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भी इसमें लास्ट पर काम जो है काउंट हो रहा है, किसके अंदर, स्मॉल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंट है, बेसिकली ये डेटा जो है जितने भी अपने 4 पिलर्स देखे उनके डेटास को एक साथ आइडेंटिफाई करता है, जैसे वहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी है, उसके साथ में जुडिशरी जो है वो कैसे वर्क कर रही है, उसके साथ में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं, लीगल एडवाइस वगैरह उनकी क्या स्टेटस है, प्रिजनर जो है उनकी क्या स्थिति है। इन तमाम डेटास के आधार पर, इन तमाम बेसिक्स के आधार पर ही जो है इनका मेजरमेंट किया जाता है। कुछ रिकमेंडेशन जो है वो बताई गई हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। जैसे हम लोग गाइडेंस की बात करें कि सीसीटीवी इक्विपमेंट जो है उसको रेगुलर बेसिस पे चेकअप जो है उनका करना, चेकअप मींस कि उनको जो है रेगुलरली चालू रखना, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करना, ये तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर रिकमेंडेशन के अंदर बताई गई हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें सेकंड टॉपिक के बारे में, तो भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर पीवी का निर्माता जो है वो बन सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जितने भी सोलर पैनल्स हैं इनको बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि एक जो सोलर पैनल है इसका लाइफ स्पान जो है वो 30 साल का होता है। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो लगभग 15 साल तक या 10 साल तक इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो टाइम पीरियड बचा है उसमें इंडिया को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इनको जो है वो डंप किस प्रकार से करें, हमारे पास में इतना कचरा जो है इकट्ठा हो जाता है। 30 साल में काम में लेने के बाद क्या आखिरकार हम लोग करेंगे। तो ये बेसिकली डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनकी एक स्ट्रेटजी है कि जब भी ये एक कचरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम लोग इनको क्या कर देते हैं, डेवलपिंग नेशंस के अंदर भेज देते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा 2026 तक। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक जो है पीवी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फोटोवोल्टिक विनिर्माण देश बन जाएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, फोटो मतलब प्रकाश जो होता है, लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, वोल्टिंग मतलब करंट। तो प्रकाश से यानी कि जो सन की लाइट है उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पीवी सेल्स वगैरह उसमें लगे रहते हैं, फोटोन्स वगैरह उसका हम लोग यूज करते हैं। तो 2026 तक भारत जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और रिसेंटली आप लोग को पता भी होगा कि जितनी भी सोलर एनर्जीज होती हैं, अगर उन्होंने कोई एनर्जी प्रोड्यूस की है तो उसको स्टोर करने के लिए भी लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज लगी रहती हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम के बहुत सारे भंडार जो है वो मिले थे, उसके बाद में राजस्थान के अंदर मिले हैं। तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगले 3 वर्षों में भारत में 110 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल जो है क्षमता ऑनलाइन होने के लिए तैयार है। भारत की संचयी मॉड्यूल निर्माता क्षमता मार्च 2022 में 18 गीगावाट से मार्च 2023 में 38 गीगावाट जो है दुगनी से अधिक हो गई है। मतलब काफी ज्यादा ग्रो जो है हमने किया है। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे अब तो घर भी ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, वो भी इससे रन करते हैं। तो 18 गीगावाट से सीधा सीधा 38 गीगावाट पर क्या कर लिया है, स्विच कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की जिसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आगामी पीवी विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात है, जितने भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, तो लगभग गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है किसी भी इंडस्ट्री को लगने के लिए। इसलिए गुजरात जो है वो आज अच्छा ग्रो कर रहा है। यहां से मैं एक कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूंगा। सिद्धांत सर ने रिसेंटली एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि जॉब क्राइसिस जो है भारत के अंदर बढ़ने वाला है। तो बेसिकली गुजरात के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कम स्टूडेंट जो है डिपेंड होते हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, खुद का धंधा वो लोग करते हैं, है ना, धंधा कहते हैं उसको। तो
बेसिकली क्या है कि वहां पर एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका है कि जो कि बिजनेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो डायलॉग तो आप लोगों ने सुना होगा, एलोन मस्क ना होता अगर वो यूएसए के अंदर जन्म ना लेता, अगर वो अफ्रीका में जन्म लेता तो आज एलोन मस्क नहीं बन पाता, ठीक है। लेकिन इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले है कि जो है जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी अवेयरनेस की बहुत कमी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है। हमारे पास में जो है पॉलिसीज नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल जो है स्ट्रक्चर हमारे पास में उसकी कमी है। खासतौर पर हम लोग अगर रॉ मटेरियल की बात करें वो भी हमारे पास में कम है। देखिए बेसिकली सबसे पहले हमको टेक्नोलॉजी जो है उससे लोगों को अवगत कराना पड़ेगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको स्किल करना पड़ेगा ताकि वो जो है इसके अंदर हेल्प कर पाए। तो भारत के वर्तमान प्रमुख जो पीवी निर्यात बाजार हैं, एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं, जैसे यूएस की हम लोग बात करें, यूरोप की बात करें, तो अपनी स्वयं की पीवी निर्माण क्षमता को जो है बढ़ा रहे हैं। तो यूएस और यूरोप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पीवी मैन्युफैक्चरिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसमें इंडिया कहां तक टिक पाएगा, ये हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज है। चाइना से हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए चाइना के अंदर जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, वो सपोर्ट करती है। आज इंडिया के अंदर देखिए फाइल को क्लियरेंस करने के लिए आप जगह जगह जो है उसमें घूस देना पड़ता है ना आपको। कई बार देखते हैं कि फाइल जो है उसमें सालों लग जाते हैं फाइल क्लियरेंस के अंदर। तो चाइना को हम लोग तभी जो है वो पीछे छोड़ सकते हैं जब हमारा ये जो सिस्टम है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रेड टेपिज्म वाला, लाल फीता शाही वाला जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जो है खत्म करना पड़ेगा, है ना। फाइल जैसे क्लियरेंस है वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं इनको हमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है वो चाइना से आगे निकल सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनली जितने भी जो ऋण होते हैं, है ना, वो प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है। कोई लोन्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं, तब ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। खासतौर पर बात है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, आर&डी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए वहां के बैंक जो है वो काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो चाइना से जो है हम लोग ये सीख सकते हैं कि वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इंडिया में भी डेवलप करें। फिर देखिए अगर हम लोग बात करें कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की, समग्र विकास की अगर हम लोग बात करें, तो PLI यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाओं को जो है PLI योजना स्कीम जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। भारत को स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पीवी क्षमता बनाने और चीनी पीवी उत्पादों के एक व्यवहार्य प्रतियोगिता, मतलब अगर हम लोग चाइना से कंपटीशन करना चाहते हैं तो बेसिकली हमको क्वालिटी जो है, क्वालिटी मेजर्स को बढ़ाने पड़ेंगे, हमको क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो भारतीय टीयर 1 निर्माताओं के लिए अन्य निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए अधिक प्रोत्साहन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग हम लोग ये कह सकते हैं कि 2025 तक एक एस्टिमेट जो है वो बता दिया गया है कि हम लोग कितना जो मार्केट है ना, इसको ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, मॉड्यूल सेल वगैरह। तो ये जो है एक मार्केट डेवलपमेंट की, यानी कि लिखा हुआ कि इंडिया डोमेस्टिक पीवी वैल्यू चेन टू ग्रो, ठीक है, कितना हम लोग जो है वो ग्रो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, भारत भूटान के संबंध पे। देखिए भूटान जो है, आप लोग को पता होगा कि आप जिस चीज को देखते हैं अभी, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बेसिकली खुशहाली सूचकांक भूटान के द्वारा ही दिया गया था। और भूटान जो है वो शांति प्रिय देश है। देखिए हमेशा उत्पाद वो मचाता है जिसके अंदर शक्ति होती है। जैसे यूएसए देखिए आप, यूएसए कितना उत्पाद मचा के रखता है, हमेशा हर देश को परेशान करके रखता है, अपनी पॉलिसीज किसी दूसरे देश के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, क्योंकि वो संपन्न है। आज सोसाइटी में आप देखिए कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो कोई ऑफिसर बन चुका है, सेक्रेटरी लेवल का है, तो आप दबदबा देखिए उसका। अपनी जब वो कॉलोनी के अंदर आएगा तो सभी लोग जो है उसको देखेंगे, वो कोई वो बात बोलेगा तो ध्यान से सुनेंगे, और उससे भी बेहतरीन बात अगर कोई पड़ोसी कह देगा, चाहे से वो छोटी सी कंपनी में जॉब करता हो, उसको नहीं सुनेंगे। यही बात है कि जो जितना पावरफुल होता है उसके साथ में ज्यादा जो है वो लोग रहने की कोशिश करते हैं, और मक्खियां वहीं बैठती हैं जहां पर गुड़ होता है। तो भूटान जो है वो एक शांति प्रिय देश है, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी दखलंदाजी ये नहीं करता है। लेकिन खासतौर पर बात यह है कि भारत और भूटान के जो संबंध है वो बड़े जबरदस्त है, काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। और भूटान के राजा जिग्मे खैसर नामग्याल वांगचुक जो है वो भारत के दौरे पर रिसेंटली आए थे। भूटान के अंदर अभी भी जो है वो जो राजवंश वाली प्रथा है वो अभी एग्जिस्ट करती है वहां पर, है ना। तो वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें कि भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो बेसिकली सिलीगुड़ी जो है वो एक चिकन नेक का पार्ट है ना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो चिकन नेक का पार्ट है। इसकी रक्षा करते हुए भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। डोकलाम गतिरोध 2017 ने भारत के लिए भूटान के सामरिक महत्व को फिर से जो है स्थापित कर दिया है।
भूटान के चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, यानी कि चाइना और भूटान जो है उसके साथ में कोई भी जियोपॉलिटिकल रिलेशन जो है वो है ही नहीं, ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुके हैं। 1949 की भारत भूटान शांति और मित्रता संधि भारत भूटान संबंधों पर आधारित है। 1949 के अंदर जब भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, उसकी कुछ समय बाद ही जो है भूटान के साथ में अच्छे रिलेशंस बन गए थे। देखिए भूटान के अंदर बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा रहते हैं। आप लोग को पता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अब जब तिब्बत तिब्बत से दलाई लामा को बाहर निकाला गया तो कहीं ना कहीं इसका एक एग्रेसिव इम्पैक्ट जो है वो भी भूटान के ऊपर देखा गया था। तो भूटान जो था वो चाइना से बड़ा नाराज था। ठीक है, तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार है, ज्यादातर खासकर बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो भारत जो है सप्लाई करता है। और इंडिया यानी कि भूटान से भी जो है वो हमारे पास में बिजली जो है वो आती है। व्यापार बढ़ाने से आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थल रुद्ध राज्यों को जो है लाभ होता है, मतलब भूटान जो है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है इसका समर्थन करने का निर्णय भी लिया गया था कि लगभग 4500 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए गए थे। तो भूटान जो है इस चीज में काफी हेल्प करता है। कल्चरल में अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने देखा ही था, बौद्ध धर्म भारत नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि जो भी भूटान से भारत के अंदर छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं, भूटानी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये क्या है कि एक कल्चरल रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए गुजरात घूमने के लिए गए हैं, आपका कोई फ्रेंड वहां पर है, तो वो कहता है कि यार होटल में वगैरह में रुकने की जरूरत नहीं है, आप जो है हमारे घर पे आके रुकिए। ये क्या है, एक रिलेशन होता है। वैसे भूटान के जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनको स्कॉलरशिप जो है वो देते हैं कि ठीक है आप जो है यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे रहेगा। भारत ने भूटान में 3 जो है वो बिजली घर वहां पे निर्माण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यह है छुपा, है ना, छुआ, छूखा, छूखा, नाम थोड़े चटपटे हैं। छूखा है, करीछू है, फिर है ताला। तो ये 3 जो है वो आप लोग प्लांट जरूर याद रखना, ये पावर प्लांट है। भारत भूटान में मांग देचू, ये बहुत फेमस रहा था और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था ये, है ना, मांग देचू। तो मांग देचू, पुनात सांगचू, ये है, ये भी इनका भी निर्माण चल रहा है। तो दोनों देश बिम्स्टेक और सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों का सहयोग जो है वो भी करते हैं। तो बिम्स्टेक आप लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल इसके जो कनेक्टिंग कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, और सार्क के अंदर जो है वो एक दूसरे को ये साझा करते हैं, भारत और भूटान। सीमा विवाद की बात करें तो दोनों देशों के बीच में सीमा के सटीक सीमांकन पर जो है विवाद है। मतलब ऐसा कोई खासा विवाद नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हिली एरिया है तो वहां पे कई बार उसको लाइन को लेकर, लेकिन कभी बातचीत होती नहीं है, कोई डिस्प्यूट वाला कोई रीजन नहीं है, है ना। बस ये कि एक प्रॉपर लाइन नहीं है, बस इतना सा है। फिर बाद में हम लोग बात करें हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें तो भूटान के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट्स की संभावना ज्यादा है, इसलिए भारत ने वहां पर सहयोग किया है। और भूटान ने जो है वो कई बार रेवेन्यू की भी मांग की है, और भूटान फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी भारत के लिए भिजवाता है। फिर हम लोग बात करें व्यापार असंतुलन की, ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो भूटान अपने आयात के लिए भारत पर बहुत अधिक जो है वो निर्भर है। सीमा पार अगर आंदोलन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो भूटान ने भूटान की संस्कृति और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय श्रमिकों के सीमा पार आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब देखिए क्या होता है कि कल्चरल जो है वो कई बार मिक्स हो जाती है ना, कल्चर जो है वो कल्चर कई बार मिक्स हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत से जो भूटान के अंदर जाते हैं मजदूर वगैरह, तो उसको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया था बीच में, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर ढिलाई दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है ना। हमारे कल्चर के अंदर वेस्टर्न जो है कंट्रीज का कल्चर भी मिला हुआ है, इंडियन कल्चर तो खैर है ही है ना। चलिए फिर हम लोग बात करें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, तो भूटान ने भारत पर विशेष रूप से 2013 के चुनाव के दौरान अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप जो है वो लगाया था, है ना। तो कई बार इश्यूज भी हो जाते हैं कि भूटान ने ये कहा है कि भारत जो है वो कई बार इंटरप्ट करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री वगैरह वहां पर है, लेकिन फिर भी इन चीजों को अगर नजरअंदाज जो है कर सकें और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि भूटान जो है हमारा मित्र राष्ट्र है, तो बहुत अच्छे उनके साथ में क्या है संबंध हमारे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब मोदी जी जो है वो आए थे 2014 के अंदर, तो उन्होंने नेबरहुड जो फर्स्ट है इसका एक नारा दिया था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इस पर भी बहुत जो है वो पुरजोर इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। स्टैंड अप मतलब कि आपने एक तो स्टार्टअप इंडिया सुना होगा, एक स्टैंड अप इंडिया है, 2016 के अंदर जो है वो शुरू की गई थी, है ना। लगभग 2016 के अंदर ये शुरू की गई थी और अब 7 साल इसके हो चुके हैं। क्या है ये स्कीम, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि SC ST महिलाएं, इनके लिए कोई भी बिजनेस जो है वो खड़ा करना है,
कोई भी रोजगार के साधन जो है वो डेवलप करने हैं, उसके लिए स्कीम जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको शुरू किया गया था 2016 के अंदर, 2016 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, ये बैंक है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, ठीक है। अब ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, कनेक्ट सेंटर सिडबी है, ठीक है, नाबार्ड के साथ में कनेक्ट है। अब होगा क्या कि ये जो मान लीजिए कि मैनेजर जो है वो बेसिकली दो चीजों पर कनेक्टेड है, एक तो सिडबी बैंक है, सिडबी है, नाबार्ड है, और दूसरी तरफ अदर जो कमर्शियल बैंक है उनके साथ में कनेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये मिलकर जो है वो स्किल सेंटर्स डेवलप करेंगे, फिर जो है कुछ दूसरे इंडस्ट्री सेंटर जो है डेवलप करेंगे, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर एससी एसटी महिलाएं जो है उनको स्किल किया जाएगा, और स्किल करने के बाद उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसे 2016 में जो है वो लॉन्च किया गया था, और यह वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा समर्थित है। यह केवल एक ग्रीन फील्ड उद्यम, पहली बार उद्यम स्थापित करने के लिए बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी महिला है, कोई भी एससी एसटी का बंदा है, तो वो क्या कर सकता है, एक नया बिजनेस डेवलप करने के लिए बैंक से जो है लोन ले सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए और 1 करोड़ के बीच में जो है बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो, या फिर वो सर्विस सेक्टर के अंदर हो, या ट्रेड वगैरह कुछ भी करें, उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो इसके लिए ही जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई थी। 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी या तो जो है एससी एसटी या महिलाओं के उद्यमी के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि लगभग लगभग जो है वो आपको 51% जो है इन लोगों को चुनना ही चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करते हैं, इसे एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जितने भी एलडीएम है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। ये अचीवमेंट्स हैं 1.33 लाख से अधिक, यानी कि 1 करोड़ 33 लाख, है ना, 1 लाख, अच्छा 1,33,000, 1 लाख से 33,000, 1,33,000 से अधिक महिलाएं जो हैं उनको रोजगार दिया जा चुका है, और ऋण जो है वो 30,160 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो भी मंजूर किए जा चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वाकई में इसने काम किया है 2016 से लेकर अब तक। आर्थिक विकास को गति देना, ये इसका क्या है, अचीवमेंट है। इसने वाकई में प्रोवाइड करवाया है, आत्मनिर्भर बनाया है लोगों को, ठीक है, स्किल उनको किया है, और स्किल जिस इंसान के पास में स्किल है तो वो क्या कर सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकता है। मेलों, वित्तीय साक्षरता शिविरों आदि सहित जागरूकता अभियान जो है वो किए गए हैं। हैंड होल्डिंग, है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें कि प्री एंड पोस्ट सैंक्शन ऑफ द लोन, तो जैसे मान लीजिए प्री यानी कि लोन देने से पहले और लोन देने के बाद, तो उनको पूरी तरीके से जो है वो हेल्प की जाती है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। फिर है कि क्रियान्वयन इकाइयों के बीच प्रभावी समन्वय जो है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जैसे सिडबी है, सिडबी बैंक है, नाबार्ड है, ये इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है, एलडीएम्स वगैरह, वो लोगों की हेल्प करते हैं ताकि उनको जो है आसानी से ऋण वगैरह प्रोवाइड हो सके। बैंकों को अधिकारियों और बैंकों की बड़ी संख्या में संवितरण के लिए प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में सभी हितधारकों को आईईसी गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षित जो है वो किया जाना चाहिए। जनता को प्रेरित करने के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सफलता की कहानी जो है वो बनाए। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा आदि अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, सरकार एक्वाकल्चर बिल जो है वो पेश कर चुकी है ना, ऑलरेडी जो है वो आ चुका है। ये फिशरीज सेक्टर के अंदर है, ठीक है। चलिए, लोकसभा में कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी संशोधन बिल जो है 2023 वो पेश किया गया। एक्वाकल्चर आप लोग जानते हैं कि जितने भी कोस्टल जो एरियाज हैं या जलीय जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इनको कैसे डेवलप किया जाए, इनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ही बिल प्रस्तुत किया गया है। कोई खासा इसके अंदर जो है हमारे लिए सीखने का नहीं है। बस ये है कि हम लोग जैसे मेनली जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का हमारे पास में बहुत ज़्यादा इसमें डायमेंशंस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर वेज और नॉन वेज वाले दोनों लोग रहते हैं। मेनली जो है वो नॉन वेज वाले हैं, है ना, नॉन वेज वाले हैं या वेज वाले हैं, मेनली जो है वेज वाले हैं, नॉन वेज वाले हैं। तो एक वेज वाले की संख्या ज्यादा है हमारे पास इंडिया के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे देशों को फिर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ये भी हमारा एक अर्निंग का सोर्स जो है हो सकता है। लेकिन इसके अंदर इस बार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो है इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए 2005 के अधिनियम के तहत सूचीबद्ध कुछ अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा देता है, जिसमें पिंजरे की खेती, है ना,
समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री सजावटी मछली, आप लोग जानते हैं सीप वगैरह, मोती वगैरह, इनको भी जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये उनको एक एक्वाकल्चर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा कार्यक्रम किया गया है। तटीय जलीय कृषि में तो वो भी बेसिकली एक एग्रीकल्चर का पार्ट है ना, जो भी कोस्टल एग्रीकल्चर होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एंटीबायोटिक्स और औषधि रूप में सक्रिय पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। मत्स्य सेतु की हम लोग बात करें, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे हम लोग मत्स्य सेतु की बात करें। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल भी इस नाम से बना हुआ है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका भी निर्माण किया गया है। ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो इससे रिलेट करता है। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी MPEDA है ना, ये भी इससे जो है रिलेट करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसके चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बिल प्रस्तुत किया गया है, देखते हैं आगे जो है इसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहाँ पर लेक्चर की PDF आप लोग को मिल जाती है, और लेक्चर जो है उनके क्विज वगैरह वो भी आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो सेशंस लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।